वीरप्पन एक ऐसा शख्स जो इंसानी लिबास में एक हैवान से कम नहीं था, जिसने अपनी ही नवजात बच्ची का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। एक ऐसा क्रिमिनल जिसने 2 दशकों तक पुलिस की नाक में दम कर रखा था। कुछ लोग उसे रॉबिन हुड भी मानते थे, मगर असल में वो कौन था ये तो वो जंगल ही बता सकता है, जिसके साथ वीरप्पन ने जन्म से लेकर मरने तक अपना सारा वक्त गुजारा था। वो जंगल जो उसका दोस्त था, जिसने उसे हर बार पुलिस से बचाया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं दास्तान जुर्म। कूसे मुनिस्वामी वीरप्पन, जिसका जन्म 18 जनवरी 1952 में कर्नाटक माइजोर के गोपीनाथम गांव में हुआ था। गोपीनाथम एक जंगली इलाका है और इस इलाके में लोग जंगली जानवर जैसे भालुओं से बचने के लिए अपने पास एक छोटी बंदूक रखा करते थे, मगर इस बंदूक का इस्तेमाल वो गलत कामों में ज़्यादा किया करते थे और इन्हीं में से एक वीरप्पन भी था। 10 साल का होते होते वो एक बहुत ही अच्छा शार्प शूटर बन चुका था और इसके बाद उसने वहाँ के एक लोकल पोचर सेबी गौंडर और उस समय के एक बहुत ही कुख्यात डकैत मलायूर ममट्टियान के गिरोह में शामिल हो गया और इनके साथ ही मिलकर स्मगलिंग करने लगा। जिस इलाके से वीरप्पन बिलोंग करता था, वहाँ चंदन के बहुत सारे पेड़ हैं और इसी चंदन की स्मगलिंग की वजह से वो इतना कुख्यात हुआ था। और इसके साथ ही साथ वो हाथी दांत की भी तस्करी किया करता था। उसने अपने पूरे करियर में लगभग 2000 हाथियों को मौत के घाट उतारा था और लगभग 16 करोड़ के हाथी दांत और 65,000 किलो चंदन की तस्करी की थी। सैंडलवुड और हाथी दांत की स्मगलिंग से उसने बहुत पैसा कमाया और कहा यह भी जाता है कि अपने इस तस्करी के धंधे से कमाए हुए पैसों का कुछ हिस्सा वो गांव के गरीब लोगों में बांट दिया करता था और इसके बदले वो लोग वीरप्पन के लिए मुखबिरी किया करते थे। गांव में अगर पुलिस वीरप्पन को पकड़ने के लिए कोई ऑपरेशन करने की तैयारी करती थी तो वो गरीब लोग इस बात की खबर वीरप्पन तक पहुंचा दिया करते थे, जिससे कि वो चौकन्ना हो जाया करता था और पुलिस के हमला करने से पहले वो पुलिस पर हमला कर देता था। वीरप्पन अपने पूरे इलाके में अपना एक छत्र राज चाहता था और इसी चाहत में उसने एक प्लान बनाया। उसने वहाँ के सभी सैंडलवुड स्मगलर्स और पोचर्स को अपने यहाँ दावत पर बिना हथियार के आने के लिए इनवाइट किया और वीरप्पन ने उन्हें अपने ठिकाने पर बुलाने के बाद अपने गैंग मेंबर्स से सभी को शूट करवा दिया। उन सभी को मारने के बाद वो पूरा इलाका वीरप्पन का हो गया और वो वहाँ का एकमात्र चंदन और हाथी दांत का तस्कर बन गया। वीरप्पन का इलाका कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल इन 3 राज्यों के बीच में आता था और उसके आतंक से ये तीनों ही स्टेट्स परेशान थे। और जब धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ने लगा तब सन 1980 के दशक में वीरप्पन से परेशान होकर कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार ने मिलकर उसे पकड़ने के लिए अलग से एक फोर्स बनाई, जिसे स्पेशल टास्क फोर्स STF नाम दिया गया। सन 1986 में STF ने वीरप्पन को एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार कर लिया था, जहां पर वो असलहे की डीलिंग के लिए गया था। गिरफ्तार करने के बाद उसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट P श्रीनिवास जी के अंडर रखा गया और इसी दौरान जब P श्रीनिवास जी ऑफिशियल काम से कहीं बाहर थे
तब वीरप्पन ने सरदर्द का बहाना किया और वहां पुलिस गार्ड से तेल मांगा। गार्ड्स ने उसे तेल ला कर दिया। इस तेल को उसने अपनी कलाइयों और हाथों में लगाया और क्योंकि वो दुबला पतला आदमी था तो उसने अपने हाथों को पुलिस की हथकड़ी से आसानी से आज़ाद कर लिया और वहां से भाग गया। उन्नीस सौ 1990 का दशक आते आते वीरप्पन एक स्मगलर के साथ साथ एक बहुत ही कुख्यात किडनैपर भी बन चुका था। चंदन की तस्करी में अपना नाम बनाने के बाद और ज़्यादा कुख्याति हासिल करने के लिए वीरप्पन ने वहाँ के अमीर लोगों का अपहरण करना शुरू किया और शुरुआत में उसने कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स को किडनैप करके फिरौती मांगी। फिरौती मिलने के बाद उसने इन ऑफिसर्स को आसानी से छोड़ दिया और इसी बीच उसने फॉरेस्ट ऑफिसर्स के धोखे में 2 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को किडनैप किया जो नेशनल ज्योग्राफी के लिए काम किया करते थे। जब वीरप्पन को पता चला कि वो दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर्स नहीं हैं तो उसने उन्हें रिलीज़ कर दिया। इसके बाद वीरप्पन की गैंग मेंबर्स ने उसे सलाह दी कि उसे एक बड़ी इमेज के लिए किसी ऐसे आदमी का किडनैप करना चाहिए जिसे सभी लोग जानते पहचानते हों, और इसी के बाद उसने सिग्नलुरु पुत्थास्वामिया मुत्तुराज उर्फ राजकुमार जी को 30 जुलाई 2000 को उनके घर से किडनैप किया, जो कि उस समय के कन्नड़ मूवी के काफ़ी बड़े और नामी एक्टर थे। इनकी किडनैपिंग के बाद हर जगह हड़कंप मच गया और ये बात जंगल में आग की तरह हर जगह फैल गई और इसके बाद वीरप्पन ने उन्हें छोड़ने के बदले सरकार के सामने अपनी कुछ मांगें रखीं, जिनमें से कुछ शर्तें काफ़ी विवादास्पद थीं। दोस्तों, वो 3 विवादास्पद शर्तें क्या थीं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। काफ़ी मुश्किलों के बाद वीरप्पन ने 108 दिन के बाद राजकुमार जी को वहां से रिलीज कर दिया। सन 1991 में वीरप्पन ने अपनी ही बिरादरी की एक लड़की जिनका नाम मुथुलक्ष्मी था उनसे शादी की, जिनसे उन्हें 3 लड़कियां हुईं, मगर तीसरी लड़की के जन्म के बाद वो वीरप्पन के साथ ही जंगल में रहती थीं और इसी दौरान एसटीएफ और पुलिस की वीरप्पन के लिए जंगल में छानबीन चलती रहती थी। जब उसकी छोटी बच्ची रोती थी तो उसके रोने की गूंज जंगल में बहुत दूर तक जाती थी, जिसे सुनकर पुलिस वीरप्पन के ठिकाने तक पहुंच सकती थी और इसी डर से वीरप्पन ने अपनी उस तीसरी नवजात बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी ताकि पुलिस उसकी रोने की आवाज़ को ट्रेस करके वीरप्पन तक ना पहुंच सके। सन 1993 में वीरप्पन ने कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स का कत्ल कर दिया था और इसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए पुलिस जंगल में वीरप्पन के ठिकाने का पता लगाती है और 9 अप्रैल 1993 को 2 बस में पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ उसे पकड़ने निकल पड़ती है। वीरप्पन के ठिकाने तक पहुंचने का रास्ता कर्नाटक के कोल्लाठुर गांव के करीब एक पलार ब्रिज से होकर गुजरता था। वीरप्पन को जब पता चलता है कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है, वो पलार ब्रिज पर लैंडमाइंस बिछा देता है और जैसे ही पुलिस वहां से गुजरती है वो उन लैंडमाइंस को ब्लास्ट कर देता है और इस हादसे में 22 पुलिस ऑफिसर्स की जान चली जाती है। पच्चीस अगस्त 2002 में वीरप्पन कर्नाटक के पूर्व कृषि मंत्री श्री एच नागप्पा जी का अपहरण कर लेता है और उन्हें रिलीज करने के बदले सरकार से फिरौती की मांग करता है, मगर सरकार उसकी इस मांग को अनसुना करके एसटीएफ द्वारा उसे ढूंढने के लिए ऑपरेशंस करवा देती है। सरकार की इस हरकत से वीरप्पन को गुस्सा आ जाता है और वो एच नागप्पा जी की हत्या कर देता है। बाद में एसटीएफ को उनकी लाश जंगल में एक नदी के किनारे बरामद होती है और इस हादसे के बाद सरकार वीरप्पन के ऊपर 5 करोड़ का इनाम रख देती है। जैसा कि आपने इमेजेस में देखा कि वीरप्पन बहुत बड़ी बड़ी मूछें रखता था और उसकी मूछें ही उसकी पहचान थी और वो अपनी मूछों में खिजाब लगाया करता था। कभी कभी खिजाब की कुछ बूंदें वीरप्पन की आंख में चली जाती थी, जिसकी वजह से कुछ समय बाद उसे मोतियाबिंद की शिकायत होने लगी
और उसे अपनी आंखों के इलाज के लिए अपने कुछ साथियों के साथ जंगल से बाहर निकलना था। एसटीएफ के खुफिया सूत्रों से उन्हें ये बात पता चली और उन्होंने वीरप्पन को पकड़ने का एक प्लान बनाया और इस ऑपरेशन को उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन कोकून। उसे पकड़ने के लिए एसटीएफ द्वारा एक नकली एम्बुलेंस को जंगल में भेजा गया जिसके ऊपर सलेम हॉस्पिटल लिखा गया था, जिससे कि वीरप्पन को शक ना हो। एम्बुलेंस को ड्राइव करने वाला शख्स भी एसटीएफ का ही आदमी था और उसने भी एम्बुलेंस ड्राइवर की ही वेशभूषा बना रखी थी और उसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो शख्स स्पेशल टास्क फोर्स का आदमी है। उसके साथ एक पुलिस वाला भी को ड्राइवर के कपड़ों में था। ये दोनों एम्बुलेंस को लेकर जंगल में वीरप्पन के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वीरप्पन ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी मूछें काट ली थीं और वो अपने 2 गैंग मेंबर्स के साथ उस एम्बुलेंस में बैठ जाता है। उसे ये ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस एम्बुलेंस में वो बैठ रहा है असल में वो एसटीएफ की बनाई हुई नकली एम्बुलेंस है और ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। एम्बुलेंस जंगल से निकलकर हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ती है। कुछ ही दूरी पर एसटीएफ का ट्रक रास्ते में खड़ा था जिसमें एसटीएफ के 22 जवान हथियारों से लैस वहां मौजूद थे। जैसे ही एम्बुलेंस उस स्पॉट पर पहुंचती है, ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है और ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों लोग अपनी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर जोर से भागते हैं। इधर वीरप्पन और उसके साथियों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी बाहर से चेतावनी भरी एक आवाज़ आती है, तुम हर तरफ से घिर चुके हो, सरेंडर कर दो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वीरप्पन और उसके साथी सरेंडर नहीं करते हैं और एम्बुलेंस के अंदर से ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा करते देख एसटीएफ के चीफ श्री के विजय कुमार जी अपनी पूरी टीम को फायरिंग करने का ऑर्डर देते हैं और उनके इस ऑर्डर के बाद एसटीएफ उस एम्बुलेंस के ऊपर चारों तरफ से गोलियां बरसाना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में उस एम्बुलेंस के कीचड़े उड़ जाते हैं। वीरप्पन को 3 गोलियां लगती हैं, जिनमें से एक उसके सर में लगी थी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ऑपरेशन कोकून में वीरप्पन और उसके साथी मारे जाते हैं और इस तरह 18 अक्टूबर 2004 को एक ऐसे डकैत का अंत होता है जो 2 दशकों से अपने आतंक के लिए कुख्यात था। दोस्तों, अगर आपको ऑपरेशन कोकून के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मुझे ये भी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक और दास्तान जुर्म के साथ। नमस्कार।